चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। तो अभी तक हम लोग लास्ट के कुछ क्लासों में है ना, हमने डिस्कस किया 1 to 50। तो 1 से 50 तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, जिन लोगों ने ट्राई किए हैं। और इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 to 50 है ना, गेट 2024 वाले पेपर में, तो हम पहले वो डिस्कस कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और डाउट नहीं है फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट नहीं है, चलो। तो है ना, खुद से सॉल्व करके देखो तो आपको समझ आएगा। यहाँ है एक्स वाई बी द रैंडम वैक्टर हैविंग जॉइंट पीडीएफ, है ना, ये जॉइंट पीडीएफ है। तो कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? पूछा है एक्स वाई बी द रैंडम वैक्टर, है ना, जिसका जॉइंट पीडीएफ है। ट्राई करो, तो आसान क्वेश्चन है, किसने सॉल्व किया है? क्या होगा? तो पहला पूछ रहा है कि x एंड माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मार्जिनल निकाल लो, दिख जाएगा, है ना। अगर आप मार्जिनल निकालेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो यू जस्ट फाइंड मार्जिनल ऑफ एक्स। ठीक है, यहां से मार्जिनल ऑफ एक्स निकाल लोगे ना आप लोग। तो मार्जिनल ऑफ एक्स क्या होगा? जो ज्वाइंट है उसको इंटीग्रेट कर दो y के रेस्पेक्ट में, ग्राफ बना के इसका। देन इसका डेफिनेशन भी आप जानते ही हैं। सो ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। नहीं हो रहा है फिर मैं बताऊंगा, पहले आपको ट्राई करके देखो। और जो लोग ट्राई करके आए, अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ से y इंटू, फिर वही है PDF ऑफ x गिवन y गिवन x इज इक्वल टू 0 निकालो, dy ये आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिए, जो भी y की लिमिट हो सकती है यहाँ से x को 0 रख दोगे तो y 0 से 1 आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशनल पहले निकालना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा। तो देखना पड़ेगा कंडीशनल में क्या आता है, वो देख लीजिए एक बारी। बोल रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो फिर से वही है, कोवेरिएंस पहले निकालो, शायद कोवेरिएंस 0 आ जाएगा। तो ये चेक करना आपको, कोवेरिएंस क्या है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, तो उससे आ जाएगा। एंड देन एक्स वाई इंडिपेंडेंट है क्या? तो वो तो ऐसे ही दिख रहा है इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर y 1 है तो एक्स स्क्वायर हैज टू बी, मतलब y अगर मान लो 1/2 है या इस तरह से, तो एक्स स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 1/2। सो ये कंडीशन में ये कभी एक दूसरे से फ्री हो ही नहीं सकता। तो ये तो पक्का गलत है, इसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यहाँ देख के पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है, सो दे विल डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ये बाकी के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, करके देखिए, और नहीं हो रहा है फिर पूछिए। ठीक है, ये 51 है। 52 में क्या है? एक्स की जगह माइनस एक्स लेके देखना पड़ेगा। कहाँ पे? मार्जिनल सीडीएफ में 51 की ऑप्शन है। मार्जिनल निकालो, मार्जिनल निकाल के देख लो। हाँ, एक्स का तो निकाल लिया, लेकिन माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट सेम ही करके। होगा, सेम ही होगा। इसका क्या मतलब? x हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज माइनस एक्स का क्या मतलब है? इफ एंड ओनली इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0। और सिमेट्रिक अबाउट 0 कब होगा? जब इसका मीडियन 0 होगा। तो मीडियन निकाल सकते हो, सीडीएफ को हाफ के ऊपर रख दो। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं मार्जिनल से, तो हम माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई लेट करके सीडीएफ से ट्रांसफॉर्म कर दें।
वो भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी हो जाएगा, CDF से करो, फॉर्मूले से करो, पीडीएफ का फॉर्मूला कैसे भी करो। हाँ, एफ वाई बराबर एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी कर सकते हो, बहुत सारे अप्रोच है। और माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना ही तो सीधा सीधा मीडियन निकाल लो, मीडियन जीरो आ जाएगा, मीन मीडियन मोड तीनों जीरो आएगा अगर यूनी मॉडल है तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक होगा जीरो के अबाउट। मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये देख लो। नहीं तो माइनस एक्स का पीडीएफ निकाल लो अलग से। अब एक्स और माइनस एक्स से वो तो दिख जाएगा, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है। इसमें क्या है, एक्स एन बी द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सच दैट पीडीएफ ऑफ एक्स एन आपको ये गिवन है। तो यहां से क्या समझ आ रहा है कि ये जो एक्स एन है, दिस एक्स एन हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λn, यही है। अच्छा, लैम्डा एन का वैल्यू यहां से निकाल भी सकते हैं सॉल्व करके आप, है ना। लैम्डा एन एक्सप्लिसिटली आप सॉल्व कर लीजिए जीपी का फॉर्मूला लगा के, जीपी में एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो वो तो आ जाएगा 10 - 5, ये क्या है 1 + 1/2 अप टू 1/2 की पावर n-1। तो जीपी का फॉर्मूला आगे इसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर लीजिए, पहले ये एक्सप्लिसिटली सॉल्व कर लो। अब क्या पूछ रहा है आपसे, एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जीरो, ये पूछ रहा है कि जो एक्स एन है कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जीरो। सो यू नो डेफिनेशन, सर लैम्डा एन की वैल्यू आई है 10 × 1/2 की पावर n+1, 10 × 1/2, यस सर। अब इसका डेफिनेशन तो आप लोग जानते हैं, एक्स एन कन्वर्जेस टू जीरो इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी CDF ऑफ एक्स एन एट x इज इक्वल टू CDF एट जीरो। जीरो मतलब डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट जीरो। तो इसका CDF है कि जीरो होगा व्हेन x लेस देन जीरो एंड 1 आएगा व्हेन x मोर देन इक्वल टू जीरो। तो अगर ये आता है तो इसका मतलब है कि यस, ठीक है, हो जाएगा। तो यही आएगा 1 आएगा, कहने का मतलब ये है 1 आएगा फॉर x मोर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ x मोर देन इक्वल टू जीरो है। तो बस इसमें n टेंस टू, इसका CDF लिख लो, xn का CDF तो आप सब जानते ही हो, तो ये हो जाएगा 1 - e की पावर -x अपॉन लैम्डा n। इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, 1 आना चाहिए तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब ठीक है ना। तो वो तो वैसे ही दिख रहा है कि 1 कब है ना, मोर देन इक्वल टू जीरो के लिए, तो ये ट्रू हो जाएगा अगर ऐसा आता है तो, ठीक है ना। सो वैसा आएगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स होगा। ये है, जब तक सॉल्व करके देखो, अभी क्लास में जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया अभी सॉल्व कर लो, ये है। ठीक है जी, तो ये आना चाहिए तो हो जाएगा। कह रहा है एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी जीरो, तो अगर ए ट्रू होगा तो बी पक्का ट्रू होगा, क्योंकि एक थ्योरम होता है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सम कांस्टेंट के इफ एंड ओनली इफ जी एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू के। तो कांस्टेंट के लिए इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो उससे ट्रू हो जाएगा आपका ये वाला। एंड ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या है, सो थर्ड वाला कह रहा है एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10। तो या तो ए सही होगा या सी सही होगा, दोनों तो नहीं हो सकता, है ना। तो अगर ए ट्रू मान लो पहले ही आ गया तो सी तो पक्का फॉल्स होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक्स एन 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल पे कन्वर्ज करेगी, वो एक ही यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा जहां वो कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइसन विथ मीन 10। तो यहां से देखिए तो समझ आया, तो ए बी सही है या सी डी सही है ना। तो आप सॉल्व करके देखो क्या सही आएगा, नहीं तो फिर डाउट में पूछो। इसमें है कि एक्स एन बी एट टाइम होमोजेनियस डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 0 1 2 ये है, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये है। सो 0 1 2 0 1 2 ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ट्रांजिशन डायग्राम बना लो और इजिली आप चेक कर पाओगे। सो 0 1 2, सो 0 से 0 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, 0 से 1 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ,
एंड देन 0 से 2 नहीं जाएगा, 1 से 0 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, 1 to 1 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड 1 to 2 नहीं जा सकता, ठीक। 2 से तीनों स्टेट में जाएगा, सो 2 to 0, 2 to 1 एंड 2 to 2, ठीक है। अब खुद आप देख के बता पाओगे कि क्या हो रहा है ना। सो पूछ रहा है 0 and 1 आर रिकरेंट स्टेट, तो रिकरेंट स्टेट क्या था कि आफ्टर लिविंग द स्टेट इट इज सर्टेन दैट यू विल रिटर्न टू दैट स्टेट, है ना, ये है। सो देखिए एक बार 0 से निकल गए तो कहां जा सकते हैं, 1 पे, 1 के बाद वापस 0 पे आ सकते हैं, रास्ता तो है ही। एंड समझ आ रहा जी, रिकरेंट है ना। तो ईज आर ट्रू, एम एस क्यू है, तो है ना 0 से, क्योंकि 2 पे तो जा ही नहीं सकता ना, 2 पे जाने का रास्ता नहीं है, और 2 ट्रांजिएंट है, तो 2 से एक बार निकल गया बाहर तो वापस 2 पे जा नहीं सकता, तो रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है ना। यहां आ गया तो वापस नहीं जा पाएगा, इधर आ गया वापस नहीं जा पाएगा। सो ये भी सही है, ये भी सही है। मार्कोव चेन हैज यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो चेक कीजिए, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्योरम था क्या, इरिड्यूसिबल, अपीरियोडिक एंड पॉजिटिव रिकरेंट, है ना, तीनों होने चाहिए। यस सर, तो इरिड्यूसिबल है, यस सर। 2 किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे इरिड्यूसिबल है भाई, नहीं सर नहीं है ना। 2 का क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास ऑफ 2, ओनली 2। ओनली 2। सर इसमें पाई p इक्वल्स टू पाई करके करेंगे ना। हाँ वही तो कह रहा हूं, तो वो अलग चीज है ना, मैं बोला इरिड्यूसिबल है तो तुमने कहा हाँ, उसको समझना है ना, थ्योरम नहीं लगेगा यहाँ पे, थ्योरम फेल हो जाएगा, तो हमें डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन है। सो थ्योरम था कि है ना, दिस इज रिड्यूसिबल नॉट इरिड्यूसिबल, तो थ्योरम फेल हो जाएगा। इफ कंडीशन अगर ट्रू होता तब बोल पाते यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरम अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, तो उसके लिए हमें डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। देन डेफिनेशन से जाने के लिए आप पाई p इज इक्वल टू पाई जो था ना, तो उससे आप सॉल्व करेंगे। पाई यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटीज है, p1 p2 p3 कर सकते हैं, या पाई 1 पाई 2 पाई 3 आपकी मर्जी है। सो इस तरह से है, लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी आ जाती है ईच स्टेट पे। यहाँ पे हालांकि 0 1 2 है स्टेट, तो 0 1 2 कर लो, p0 p1 या पाई 0 पाई 1 पाई 2, इसको सॉल्व कर लो। p ये है, तो अगर p1 p0 p1 p2 की वैल्यू यूनिक आती है तो मतलब यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज़ है। तो आई थिंक ये भी शायद सही आता है ना, तो ये हो जाएगा। मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल, नो, ठीक है। तो डेफिनेशन से यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यहां क्या कह रहा है कि x1 x2 xn we are random sample from population having Poisson lambda, है ना। सो Poisson lambda अननोन पैरामीटर t1 x बार है, ठीक है, t2 s स्क्वायर का रूट है ना। सो t1 तो x बार है और t2 जो है s है, s स्क्वायर नहीं s, है ना, रूट ले लिया ना, s हो गया। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और सैंपल क्या है, पॉइसन है। तो सैंपल मतलब जो पॉपुलेशन है, दिस इज पॉइसन लैम्बडा। नाउ T1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्बडा, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ T1, T1 तो x बार है और IID है, ये रैंडम सैंपल मतलब IID, रैंडम सैंपल मतलब IID, तो ये तो x बार का मीन तो म्यू ही आएगा, मतलब म्यू जो भी यहाँ पे है, तो x बार का म्यू मतलब लैम्बडा, तो ये तो ठीक है। ओके जी, देख लेना, इज आर ट्रू कह रहा है। फिर T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 स्क्वायर निकालोगे तो लैम्बडा आएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 निकालोगे वो लैम्बडा नहीं आएगी, वो लैम्बडा टाइम सम कांस्टेंट आता है, गामा में कोई फंक्शन आता है, ठीक है ना, तो ये लैम्बडा तो नहीं आता है। तो अनबायस्ड कह रहा है ये तो रूट लैम्बडा का, रूट लैम्बडा भी नहीं आएगा इनफैक्ट, है ना, लैम्बडा भी नहीं आएगा और रूट लैम्बडा भी नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। T2 का, ठीक है, मैं T2 की बात कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं होता है, सिंपल रिजल्ट है। तो क्योंकि है ना अनबायस्ड में इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कोई फॉलो नहीं करेगी।
T2 स्क्वायर अनबायस्ड है, हाँ T2 स्क्वायर अनबायस्ड है लैम्डा का. बोथ T1 and T2 are estimator of lambda as well as lambda square, no problem. Any estimator, any statistic can be estimated to any function of random function of parameters. ठीक है ना, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना. तुम चाहो तो एक्स बार को सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है. वो गुड एस्टिमेटर बैड एस्टिमेटर या क्या होगा वो बात की चीज है. एनी स्टैटिस्टिक्स कैन बी एस्टिमेटर ऑफ एनी पैरामीटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं. इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन, ये चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं. यस, T1 T2 दोनों आप चाहो तो T1 लैम्डा का भी एस्टिमेटर ले सकते हो, लैम्डा स्क्वायर का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. T2 को भी आप लैम्डा 1 का एस्टिमेटर ले सकते हो, लैम्डा स्क्वायर का. जैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, इफ यू वांट यू कैन कंसीडर एक्स बार एज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स बार एस्टिमेटर नहीं हो सकता सिग्मा स्क्वायर का. क्यों नहीं हो सकता? वो अनवैस नहीं होगा, कंप्लीट सफिशिएंट ये सब नहीं होगा, इसलिए कंसीडर करना मतलब बहुत यूजफुल नहीं होगा. बट एस्टिमेटर कैन बी कंसीडर्ड, है ना. इट विल टर्न आउट टू बी बैड एस्टिमेटर टाइप की, ये उस तरह से है. बट एस्टिमेटर कैन बी कंसीडर्ड. तो एनी स्टैटिस्टिक कैन बी कंसीडर्ड एज एस्टिमेटर ऑफ एनी पैरामीटर इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. अब लैम्डा इन्वॉल्व है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. 55 ये क्या कह रहा है कि चलो वन बाय वन देखते हैं. x1 x2 x3 be a random sample of size 3 from population having Bernoulli distribution with parameter p. इसको क्या हो गया, एक मिनट. ठीक है. सो x1 x2 x3 be a random sample of size 3 from population having Bernoulli p. अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा है x1 x2 x3 क्या Bernoulli p है. ये अब T1 है xi माइनस xj इंटू 1 माइनस xk. अच्छा, Tij के 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है. T2 xi xj xk का फंक्शन है. अब x1 x2 x3 डिनोट द रियलाइजेशन फ्रॉम द रैंडम सैंपल, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल्स की. सो विच द फॉलोइंग इज आर ट्रू. T1 x1 x2 x3 हैज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज T1 x2 x3 x1. तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कि जैसे T1 ये x1 x2 x3 ये किसके इक्वल आएगी. तो यहां पे रखो i को 1, j को 2, k को 3, तो वहां उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा. तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 1 माइनस x3. इसको खोलोगे तो x1 माइनस x2 प्लस x2 x3 ये आ जाएगा. सिमिलरली यू फाइंड दिस T1 एट आई जे के को 1 2 3 लिख दो ना. हाँ, यस सर. नेक्स्ट T1 एट x2 x3 x1. तो अब i की जगह यहां पे 2 रखना है, j की जगह 3 और k की जगह 1. तो राइट साइड में वो रखो. सो i की जगह 2, j की जगह 3 और k की जगह 1. इसको भी खोल लो क्या होगा. तो इसको खोलोगे तो x2 माइनस x3 प्लस x1 x3 यही आएगा T2. तो ये जो T2 है दिस विल रिड्यूस टू x2 माइनस x3 प्लस x1 x3. ठीक, अब ध्यान से देखो आप क्या पूछ रहा है ये कि T1 x1 x2 x3 हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन. तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन मींस आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिस. सो क्वेश्चन है दिस रैंडम वेरिएबल इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ दिस रैंडम वेरिएबल. तो ये IID है, IID है ना. अब बताओ, खुद आप सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 माइनस x2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x2 माइनस x3, ट्रू और फॉल्स. x1 x2 x3 आर IID रैंडम वेरिएबल. सो
x1 minus x2 is identically distributed with x2 minus x3. आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है. यस सर ऐसा कोई थ्योरम भी है ना कि अगर दो इंडिपेंडेंट हो तो उनके फंक्शंस भी इंडिपेंडेंट हो? हाँ तो बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ. तुम्हें थ्योरम पता है लेकिन रिजल्ट समझ नहीं आ रहा है. ऑब्वियसली वो तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पूछ रहा हूँ. आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट दोनों अलग अलग चीज है ना. यस सर. मैं पूछ रहा हूँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कि x1 माइनस x2 का वही पीएमएफ होगा जो x2 माइनस x3 का होगा. यस एंड x2 इंटू x3 का पीएमएफ वही होगा जो x1 इंटू x3 का होगा. ये भी है. यस कोई दिक्कत नहीं है. और वैसे भी तुम यहाँ तो बर्नौली है ना, तो बर्नौली में तो दो ही पॉसिबल वो है, तो तुम ऐसे भी चेक कर लो चाहो तो. x1 x2 x3 कैन टेक वैल्यू 0 और 1. ठीक है. एक्साइज कैन टेक वैल्यू 0 1. तो उसके अकॉर्डिंग देख लो डिफरेंट केसेस बना के क्या आएगा. सो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा. और ये कहना चाह रहा है, यहां कहना चाह रहा है दे आर डिफरेंट रैंडम वेरिएबल. मतलब जरूरी थोड़ी है कि टू रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो इक्वल होगा. इक्वल रैंडम वेरिएबल आर डिफरेंट थिंग, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आर डिफरेंट थिंग, है ना. अगर इक्वल है तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है डज नॉट गारंटी इट इज इक्वल. समझिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का सेम होगा, बट क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यू सेम आएगी. जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अभी मैं जस्ट आपको सजेस्ट करूं कि हम ऐसा लेते हैं कि दोनों डिफरेंट आ जाए. कुछ ऐसे एग्जांपल जनरेट करता हूं कि जहां पे वो डिफरेंट आ जाए. लेट्स से x2 इज 1, x3 इज 1 एंड x1 इज 0. मान लो ऐसा है. अब जरा वैल्यूज निकालो. x1 0, x2 दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालो. तो पहले वाले की वैल्यू आएगी 0 माइनस 1 प्लस 1, तो 0 हो जाएगी. दूसरे वाले की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1. अच्छा ये तो ऐसा एग्जांपल हो गया कि दोनों 0 हो गया. तो हमें कुछ ऐसा बनाना है कि वैल्यू डिफरेंट आए, है ना. फॉर सम रियलाइजेशन बोल रहा है ना, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है कि दोनों 1 की जगह 2 ले लो. अरे भैया एक्साइज क्या है. तो सॉरी सर, 1/2 ले लो. तो यहां से 1/2 ले लो सर. बर्नौली का सपोर्ट क्या होता है. सॉरी सर. तो अभी के लिए काम करो, 2 को 0 कर दो. लेट्स से चलो x2 को भी 0 कर देते हैं. ये ले लो x1 0, x2 0, x3 1. अब देख लो तो x1 0, x2 0, x3 1. तो x1 0, x2 0, x3 1. तो ये तीनों 0 हो गया. ठीक. अब यहां पे देखो ध्यान से x2 x3 1, तो इसका आंसर -1 आएगा. तो ये 0 आएगा, ये -1 आएगा इस केस में. तो जस्ट एक एग्जांपल ढूंढ रहे थे कि दोनों डिफरेंट आ जाए. तो कह रहा है डिफरेंट है. यस बट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल भी सकते हो. क्या करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, करस्पॉन्डिंग नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे. कितने पेयर है, x1 कैन टेक 2 वैल्यू 0 1 0 1 0 1. टोटल 8 ट्रिपलेट बनेंगे. ईच ट्रिपलेट करस्पॉन्डिंग निकालो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी चाहो तो उसमें कोई दिक्कत है. आइडेंटिकल तो ऐसे दिख जाएगा. वैल्यूज इस डेटा है करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिफरेंट आ रही. तो ये ऑप्शन तो ट्रू दिख रहा है. पूछा क्या है, इज आर ट्रू है ना. एक बार चेक कर लो. आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है यस, बट दोनों डिफरेंट है यस, है ना. फॉर सम चेक कर लो, कुछ डाउट है तो बताओ. फिर ऐसे सेकेंड ऑप्शन ट्राई कीजिए. कह रहा है T2 x1 x2 x3 एंड T2 x3 x2 x1 आर बोथ अनबायस्ड एस्टिमेटर. तो अब T2 निकालना, अभी T1 यूज कर रहे थे. T2 यहां पे है, अब उसका एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा. निकाल पाएंगे तो इजी है ना. एक बार ये रैंडम वेरिएबल लिखो, क्या होगा मैं लिख देता हूं देखो. सो ये जब लिखेंगे सो दिस थिंग विल बी इक्वल टू ये वाली 1 2 3. तो ये 1/2 x1 x2 माइनस x2 x3 सॉरी प्लस. ठीक है यहां तक x2 x3 ये हो गया. एंड इसको लिखेंगे, ये क्या है 3 2 1 कर दिया. तो 3 2 1 करेंगे तो हाफ
x3 x2 प्लस x2 x1 ऐसा हो जाएगा. सो हाफ x1 x2 प्लस x2 x3 एंड हाफ x3 x2 प्लस x2 x1. नाउ निकाल लो एक्सपेक्टेशन. इजी है ना, इंडिपेंडेंट तो है तो प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा. तो E है ना, E ऑफ x1 कितना होता है, P था ना, P इंटू P स्क्वायर 2p² बाई 2p² p². ठीक तो है, दोनों में p² आएगा. तो ये भी सही लग रहा है. दिस इज ट्रू. जस्ट एक्सपेक्टेशन ले लो, सिंपल कैलकुलेशन है. ऐसे ही T1 एंड दिस आर बोथ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p². अब T1 वाला कह रहा है x1 x2 x3 2 3 1 जैसे पहले किया था. अब देखो उसका एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ आएगा p माइनस p प्लस p², p माइनस p प्लस p². ये तो है. एंड कह रहा है इक्वल है फॉर ऑल रियलाइजेशन. तो यहां तो हमने अभी एग्जांपल लिया था, तो ये एग्जांपल सजेस्ट कर रहा है कि ये गलत कह रहा है. तो ये गलत हो गया इस एग्जांपल से ही. पहला स्टेटमेंट ओके था, बट एंड के बाद जो लिखा वो फॉल्स है ना. ऐसे ही फोर्थ वाला ऑप्शन है. तो फोर्थ में क्या है, कह रहा है कि T2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल रियलाइजेशन दिस. तो चेक करो क्या वैल्यू सेम रहेगी हमेशा. तो अभी क्या क्या आया था ये. सो ये आया था हाफ आई थिंक x1 x2 प्लस x2 x3, और ये आया था हाफ x3 x2 प्लस x2 x1. सेम ही तो है दोनों, ध्यान से देखो. x1 x2 x2 x3 x1 x2 x2 एग्जैक्टली इक्वल है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. सो ये इक्वल रैंडम वेरिएबल भी है और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा. इक्वल है तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मे नॉट बी इक्वल. ये है. सो दोनों इक्वल रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली. तो ये सही है ना. सो डी वाला पार्ट सही होगा. बस ये स्टेटमेंट फॉल्स था. सो दिस वाज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट था. बाकी सब सही स्टेटमेंट है. फिफ्टी 6 में क्या है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from population having this. so बता रखा है एक्सपोनेंशियल विथ रेट है ना. सो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1 बाई लैम्बडा एंड T1 है समेसन xi, T2 है 1 बाई T1, यही ना समेसन xi का रेसिप्रोकल. अच्छा तो मतलब T2 इज 1 बाई T1 हो गया ना, ऐसा कुछ. ओके. सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर v या जो भी बोलो, फिर इसमें क्या बोलते थे, रो समथिंग, चलो v बोलता हूँ अभी मैं. सो न्यू समथिंग ऐसा नोटेशन था ना, ये नहीं हटाओ, मैं अब इसको v पढ़ता हूँ. सो अल्फा बिलोंग्स टू दी अल्फा बिलोंग्स टू 0 1 ना. सो काई स्क्वायर वी अल्फा डिनोट द 1 माइनस ith क्वांटाइल है ना. तो ये आपको समझ आ ही रहा होगा, काई स्क्वायर का पीडीएफ है. सो काई स्क्वायर वी अल्फा का मतलब इधर अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल है. तो क्वांटाइल पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होनी चाहिए. सीडीएफ उस पॉइंट पे 1 माइनस अल्फा होना चाहिए है ना. कंटिन्यूअस में क्वांटाइल क्या था, सीडीएफ pth क्वांटाइल मतलब सीडीएफ इज इक्वल टू p. ये चीज़ है कंटिन्यूअस में. सो सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ v डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब आपको टेस्ट करना है सिंपल वर्सेस कंपोजिट. और ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो दिस सेटिस्फाई द मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी एंड देन यू कैन डायरेक्टली राइट द क्या बोलते थे मैक्सिमम पावर है ना, यूएमपी टेस्ट ना, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट. तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन H1 को देख के हम लिख पाएंगे. तो इसका जो आएगा T मोर देन इक्वल टू K होगा, उस टाइप से कुछ आएगा. एंड T क्या है यहाँ पे, सफिशिएंट एस्टिमेटर, मतलब फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर आएगा, तो आप निकाल भी सकते हैं. सो क्या मिलेगा, अब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना. सो वैसे आप फाइंड कर सकते हो. सो इसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा, समेसन xi है ना इसका. तो सो समेसन xi आ जाएगा. तो सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो इसका क्रिटिकल रीजन कुछ ऐसा आएगा, समेसन xi मोर देन सम k. एक बार चेक कर लो बाकी लोग. सो ये आ गया T1 के साथ. एंड तो पूछ क्या रहा है,
यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, है ना। तो वो जो चूंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूएमपी टेस्ट विल एग्जिस्ट फॉर वन साइडेड ऑल्टरनेटिव, एंड वो कार्लिन रूबिन थ्योरम था ना, वो कह रहा है जरूर एग्जिस्ट करेगी सिंपल वर्सेस कंपोजिट में। एंड देन आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ऑप्शंस देखो ठीक से। सो ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ये पूछना चाह रहा है ऑप्शन में, so is are UMP test at level alpha, so which one is the UMP test at level alpha? तो यहां पे जो आपके पास x1 x2 xn था, दिस इज IID एक्सपोनेंशियल 1 by लैम्बडा, यही था ना। एंड नाउ क्योंकि इसका पीडीएफ था 1 by लैम्बडा वाला ना, 1 by लैम्बडा e की पावर माइनस x by लैम्बडा, ये पीडीएफ है। सो जो समेसन xi है विच इज t1, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए जी समेसन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा यहाँ पे? सम ऑफ एक्सपोनेंशियल will have distribution gamma with parameter n comma 1 by lambda. so n comma 1 by lambda. now यहां देखो जो चेंजेस हैं यहाँ पे t1 के टर्म में स्पेशली ये है 2 by lambda नॉट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो लैम्डा नॉट इसलिए ले रहा है क्योंकि अल्फा जब लिखेंगे तो अल्फा इज द साइज ऑफ द टेस्ट, तो रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, इसलिए अंडर h नॉट बात कर रहा है। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 अपॉन लैम्बडा t1, ये जो t1 है, ये t1 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, कहां चेंज आएंगे इस वाले पीडीएफ के अकॉर्डिंग? सर n/2 हाफ हो जाएगा। नहीं, यहां तो चेंज नहीं आएगा, n पे कोई चेंज नहीं आएगा, सर बीटा पे चेंज आएगा, है ना। हाँ, सेकेंड पैरामीटर में यहाँ पे जस्ट 2 हो जाएगा, लेकिन 2 तब होगा दूसरे नोटेशन के हिसाब से, यहाँ पे 1/2 होगा। अगर पीडीएफ होता लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, अच्छा इस पीडीएफ में क्या होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। सर हाफ ही होगा। नहीं वो देखना पड़ेगा ना, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग गामा का पीडीएफ क्या बनेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो गामा का पीडीएफ बनता है बीटा की पावर अल्फा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एंड ई की पावर माइनस बीटा एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस एक्स बाई बीटा ना, इस तरह से कुछ बनेगा। मैं फिर से लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं ये जो एक्सपोनेंशियल है इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लिखे तो क्या बनेगा हमारा पीडीएफ, ये क्लियरली दिख रहा है, ये बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ एक्स अपॉन बीटा होगा ई में, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ये होगा। और इसको काई स्क्वायर एन बनाने के लिए इस नोटेशन में क्या अल्फा लेना पड़ेगा, क्या बीटा लेना पड़ेगा? अच्छा मैंने 1 by लैम्बडा ही लिखा है ना वहां पे, ये है ओके बताओ, तो इसको ये कब बनेगा काई स्क्वायर एन, तो हमें क्या करना पड़े, तो अल्फा को रखना पड़ेगा n/2 और बीटा को रखना पड़ेगा हाफ, यहाँ पे 2 या हाफ, हाफ आई थिंक, इस वाले पीडीएफ में हाफ या 2, यस सर 2, क्योंकि अगर आप यहां पे हाफ रखोगे तो 2 की पावर n/2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये मैं लैम्बडा लिखता ना, इसको एक्सपोनेंशियल लैम्बडा लिखता तब वैसा होता। तो ये डिपेंड करता है मैं लिख क्या रहा हूं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो उसके साथ तो बीटा की जगह क्या होगा, एकदम थोड़ा सा यहाँ पे कहने का मतलब एनीवे जो भी होगा, आप जो भी नोटेशन फॉलो कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग, सो लैम्बडा को मैंने यहाँ चूंकि 1 by लैम्बडा लिख दिया ना, सो बीटा को वहां मैं 1 by लैम्बडा लिखूंगा तो 1/2 रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो भी हो इसको नोटेशन जो भी फॉलो करिए काई स्क्वायर 2n हो जाएगा एनीवे, ठीक है। तो ये होगा 2 by लैम्बडा अपॉन t1 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n। अब यहां पे आपको पहचानना है कि दिस और दिस अल्फा या 1 माइनस अल्फा, मतलब ठीक से सिंप्लीफाई करना, कहना मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n आ जाएगा। अब काई स्क्वायर 2n आ जाएगा तो अब यहां इंडेक्स में अल्फा होगा या 1 माइनस अल्फा होगा, तो साइज का डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा उसके लिए, अल्फा हो जाएगा ना आगे की प्रोबेबिलिटी। तो हमने ये कहा कि 2 by लैम्बडा जो t1 है दैट विल हैव काई स्क्वायर 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना।
सो अंडर एच नॉट ये हो जाएगा, तो अल्फा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो हमारा रिजेक्शन रीजन आया हुआ है T1 लेस देन सम C या सम K1, सो 2 बाई लैम्बडा इंटू T1 विल बी सम K2 लाइक दिस, ठीक है ना। सो 2 बाई लैम्बडा T1 मोर देन सम K2 व्हेन लैम्बडा इज लैम्बडा नॉट, इसलिए लैम्बडा को लैम्बडा नॉट लिखा है, तो इस लैम्बडा को लैम्बडा नॉट कर देंगे क्योंकि साइज यूज हो रहा ना यहाँ पे। सो ये हो जाएगा, तो क्वेश्चन इज ये है काई स्क्वायर 2n मोर देन, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मोर देन प्रोबेबिलिटी है, तो 2n अल्फा व्हेन लैम्बडा इज लैम्बडा नॉट। तो कहने का ये मतलब हो गया आपका कि ये जो नोटेशन है काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा। अब बोल रहा है मोर देन अल्फा चाहिए, तो मोर देन अल्फा चाहिए तो यहाँ अल्फा लिखना पड़ेगा, तो ये अल्फा वाला ट्रू है, 1 माइनस अल्फा वाला फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। बाकी चेक कीजिए बाकी ऑप्शन में कोई और ट्रू हो सकता है क्या सी डी में से। रेसिप्रोकल करेंगे तो काई स्क्वायर तो नहीं रहेगा, क्योंकि काई स्क्वायर का रेसिप्रोकल तो काई स्क्वायर होता नहीं है। देखिए, क्योंकि अगर मैं कहने का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पे क्योंकि T2 तो 1 बाई T1 ही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्रिटिकल रीजन लैम्डा नॉट बाई 2 1 बाई T1, तो इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे हम, इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाई 2 1 बाई T1, 1 बाई T1 इज T2, तो ये तो काई स्क्वायर नहीं होगी ना, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ काई स्क्वायर तो काई स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना, एफ में होता है, काई स्क्वायर में तो नहीं होता, तो इसलिए ये काई स्क्वायर बनाएगा ही नहीं। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है ये काई स्क्वायर में तभी आ सकता है जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर बनता हो, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट काई स्क्वायर टर्म में तभी मिलेगा ना हमें यहाँ पे, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका काई स्क्वायर बनता, काई स्क्वायर बनेगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। तो काई स्क्वायर बनना ही नहीं है इसको, ये चीज है। ये तो अभी हमने डिस्कस किया है, जब थ्योरी पढ़े थे, कि आपको दे रखा है 1653 एंड 11 7 15 4 विद द रिलेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट, जैसे यहां पे एक्स वाई मान लो, तो 1 6 5 3 11 7 15 और 4, यही है। With the relation of 2 independent random sample of size 4 from 2 separate population having CDF F and G, ठीक है। तो H0 है, FT is GT, H1 है, FT is more than GT with strict inequality, है ना। तो strict मतलब ये more than, strict more than ही बोल रहा है, with strict inequality. So let MW भी, so मान विटनी, MW में तो मान विटनी हो गया ना। This denote the मान विटनी U टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0। आपको मैंने लास्ट में बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स दे रखा है ना, कि ये जैसे बोल रखा है कि जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा, डिपेंड करता है, मान लो अभी के लिए मैं जस्ट एक समझाने के लिए कोई बना देता हूं ऐसा ही। तो ये कहना चाह रहा है कि 12 के आगे की प्रोबेबिलिटी, 12 के जस्ट आगे की प्रोबेबिलिटी 0.10 है ना। जैसे 13 के आगे की प्रोबेबिलिटी, 13 नहीं 14 के आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, ठीक है। इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.10, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05, ऐसे ही रफली ऐसा होगा। फिर आगे 15 के आगे की प्रोबेबिलिटी 0.025 2.5%, एंड 16 के आगे की प्रोबेबिलिटी 1% 0.01 1%, ठीक है। इस तरह से 4 पॉइंट है, तो ऐसा दे रखा, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे 12 क्रिटिकल पॉइंट होगा एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 14 is the critical point at 5% level of significance, 15 is the critical point at 2.5% level of significance, and 16 is the critical point at 1% level of significance। ये है। और आपको यहाँ पे इंडायरेक्टली क्रिटिकल रीजन दे रखा है, तो आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ बता रखा है रिजेक्टिंग H0 इफ, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है ना, तो इससे समझ आ रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट रीजन राइट साइड में है। तो ये बता रहा है कि U मान विटनी मोर देन K, तो ये है क्रिटिकल रीजन। तो आपको अलग से कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज मोर देन K। नाउ द क्वेश्चन इज द बेस्ड ऑन द गिवन डेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू।
तो क्या करते हैं जी मानविटनी यूज टेस्ट स्टैटिस्टिक में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते थे, कंबाइंड रैंक लेके रैंक निकालिए, कंबाइंड रैंक लेना होता था, है ना। उसके बाद R1 माइनस n इंटू n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके U1 U2 निकलना पड़ेगा। इसके बाद मिनिमम लेना पड़ेगा U1 U2 के। अच्छा सो चलो अभी इसी पे काम चलाते हैं। हाँ तो रैंक क्या क्या हो जाएगा, मतलब वही करना है ना, रैंक पहले ले लिया, फिर रैंक के बाद रैंक सम, क्या बताया फिर बताओ, बाकी लोग याद है ना। सो व्हाट वाज एल्गोरिथम, उसको सॉल्व करके देखो, इंडिविजुअल रैंक सम निकालो, हाँ वही है। सॉल्व करने की जरूरत है मुझे। R1 R2 पहले इसको रैंकिंग कर लो, सबसे छोटा कौन सा है 1, फिर इसके बाद क्या है 2 3 4 5 6, ठीक है जी। कंबाइन रैंकिंग करना है, तो दिखेगा भी नहीं इसमें, पहले रैंकिंग निकाल लो और क्या क्या बनेगा। सो जिसमें समझ आया 1 5 4 2 यही आ रहा जी, पहले वाले में सबका निकल गया ना। अब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं हम लोग। सो रैंक 1 2 3 4 5 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, अच्छा 12, हाँ तो इसका 7 और इसका 8 यही ना, इस तरह से आ जाएगा। तो R2 में क्या क्या आएगा, अभी तो 7 8 अभी लिखा 6 8 3 3 प्लस, हाँ इधर 8 उधर 6 इधर, 7 ये ना, 6 मैं इस तरफ से लिखा 3 8 6 7, मतलब रैंकिंग खुद कर लो। कंबाइंड डेटा में रैंकिंग अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, सबसे छोटा वाले का रैंक 1, उससे लार्जर 2 3 4, इस तरह से रैंकिंग करो। फिर R1 है कि जो फर्स्ट डेटा है x के अलोंग उसका रैंक सम, R2 है उसका रैंक सम, तो ये 12 आ गया। ये सब क्लास में भी कुछ दिन पहले ही कराया था। सो 24, यस सर। ओके ठीक है यहां तक। नाउ अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता था इसमें, U1 U2 लिखते थे ना, U1 इज R1 माइनस N1 इंटू N1 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा कुछ था 2 या 12, एंड ठीक है। U2 क्या था R2 माइनस N2 अपॉन N2 प्लस 1 बाई 2, तो कितना बनेगा ये, सर U1 बनेगा 2, U2 बनेगा 14। जी। सो यहां से आपके पास U1 आएगा 2 एंड U2 आएगा 14, ये है। तो जनरली जो 2 साइडेड टेस्ट होता है ना, उसमें हम लोग, यहां 1 साइडेड है, ये आप देखो ये 1 साइडेड है। जब 2 साइडेड टेस्ट होता है तब लेते हैं U एज मिनिमम ऑफ U1 U2, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम तब लेते हैं जब 2 साइडेड टेस्ट होता है। यहां पे लिखा होगा CDFs आर इक्वल अगेंस्ट CDFs आर नॉट इक्वल, या डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट इक्वल, इस तरह से, या मीडियन आर इक्वल मीडियन आर नॉट इक्वल, इस तरह के प्रॉब्लम होंगे, तब जाके ये U कंसीडर होगा। यहां पे U कंसीडर नहीं होगा। मिनिमम था मैक्सिमम था, 1 मिनट, आई थिंक इसमें क्या होता था, मिनिमम हाँ सर मिनिमम थे। मिनिमम था ना, अच्छा। सो क्या आएगा यहां पे, लेकिन यहां पे कंसीडर नहीं होगा ना, ये तब होगा जब उसमें होगा, जब 2 साइडेड होगा, यही था। सो यहां पे तो कंसीडर नहीं होगा, ये मिनिमम है ना, यहां पे जैसे 2 आ जाएगा। अब आप सोचोगे 2 कहां पे है, तो 2 तो इधर आ गया, अगर ऐसे कंसीडर कर 2 तो इधर आ जाएगा, और ये 2 तो क्रिटिकल रीजन में है ही नहीं, तो ये तो फेल टू रिजेक्ट एच नॉट कर देगा। अगर आप U कंसीडर करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो U तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, क्रिटिकल रीजन तो इधर है, रिजेक्शन रीजन उस साइड है ना, तो ये तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। तो अगर U आप 2 कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमने निकाला टेस्ट 2, ये सजेस्ट कर रहा है
कि वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, बट ऑप्शन में चारों ऑप्शन रिजेक्ट ही है, एच नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड। सो किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे एच नॉट रिजेक्ट होगा, यही चार ऑप्शन है, 10%, 5%, 2.5%, 1%, चौथा ऑप्शन जो है 1% है। तो उसको कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। तो उसकी वजह यह है कि ये टू साइडेड टेस्ट नहीं है। अगर टू साइडेड टेस्ट होता तो हम ये वाला कंसीडर करते, ये टू साइडेड नहीं, इसलिए यहां ये कंसीडर नहीं होगा। वन साइडेड है तो क्या बताया था हमने इसके लिए, अभी हमारे पास जो आया है U1 आया हुआ है 2 और U2 आया हुआ है 14, ठीक है ना। U1 U2 टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होता है। तो वन साइडेड में यहां पे मुझे मान बिटनी ये जो UMV लिख रखा है इसको क्या लेंगे यहां पे हम, U1 या U2 क्या लिखाया था, क्योंकि आंसर तभी मैच करेगा अभी जैसे मैंने बताया, नहीं तो उसमें मैच नहीं करेगा। सो यहां पे जिन्होंने पेपर बनाए हैं उनका इंटेंशन क्या है, 15-16 ना, तो ये तो किसी ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा इस लॉजिक से। 2 यहां पे लोगे था ना, ये 12 है, इधर 2 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है देखना पड़ेगा कि ये जो U2 के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा रिजेक्ट एच नॉट इफ, तो यहां U2 होगा ये टेस्ट स्टैटिस्टिक। सो रिजेक्ट एच नॉट इफ U2 इज मोर देन U अल्फा, ये है क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और ये कहां आएगा, U2 मोर देन U अल्फा। तो ये जो है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे जो 12 है वो U 0.01 है, 14 है U 0.05, 15 U 0.025 एंड 16 U 0.01, इस तरह से होगा। तो 14 देखो कहां पे आएगा, और रिजेक्ट कब कर रहे हैं, जब U2 मोर देन U अल्फा है। तो हमारा U2 तो एग्जैक्टली 14 ही है, तो मोर देन तो है नहीं, तो ये जस्ट 12 से ज्यादा होगा खाली, है ना, जस्ट 12 से ही ज्यादा होगा ओनली। तो एट सिर्फ 12 से ज्यादा है, अगर 14 से भी ज्यादा होता तो इट विल रिजेक्ट एट 10% एज वेल एज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बट यहां पे सिर्फ 12 से ज्यादा है, 14 से ज्यादा तो नहीं, 14 इज नॉट मोर देन 14, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 के बाद 14 है, 12 था, सो ये मोर देन जस्ट 12 है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा U2 है इस केस में इट इज मोर देन U 0.01, ये है। एंड दिस विल सजेस्ट कि रिजेक्ट एच नॉट एट, एक मिनट ये लिखने में गलती किया ना मैंने, ये 10% था ना, दिस वाज 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। बाकी में रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर 5%, 2.5%, 1% लेवल से तो वी विल फेल टू रिजेक्ट U2 के अकॉर्डिंग भी, और अगर U1 के अकॉर्डिंग तो फेल टू रिजेक्ट हो जाएगा सब में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही बेस्ट पॉसिबल चॉइस है पहला वाला। देखो ये 4 ऑप्शन था, 10%, 5%, 2.5%, 1%। तो रिजेक्ट चारों ऑप्शन है, बोल रहा है कब रिजेक्ट कर पाएंगे, तो रिजेक्ट तभी कर पाएंगे जब यहां U2 को कंसीडर करना पड़ेगा। U1 को कंसीडर करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक मिनिमम वाले को, मिनिमम को या सिर्फ U1 को, सो विल फेल टू रिजेक्ट एट एनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो गिवन है यहां पे उसके बेसिस पे। सो U2 कंसीडर करेंगे तभी हम रिजेक्ट कर पाएंगे H0 को। नहीं ये तो सिंपल फॉर्मूला है, तो ये तो सबने कर लिया होगा, आसान है, देख लो। तो अच्छा इसकी जरूरत तो है नहीं, इसमें क्या सिंपल मल्टीवेरिएट क्वेश्चन है ये तो। इधर क्या छूट गया, म्यू वेक्टर, सिग्मा वेक्टर, x2 एंड दिस आर इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है, 2 वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस ऑफ x2 कॉमा x2 माइनस a ट्रांसपोज x वेक्टर बोल दो उसके लिए, है ना, x1 x2 मल्टीप्लाई कर लो ना, इतना क्या टेंशन लेना है ना, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं तो कहता हूं इसको ना सिंपल कैलकुलेट ही कर लो कि ये क्या आएगा, x2 माइनस a ट्रांसपोज a, अच्छा a इनमें से क्या लेंगे o, तो अभी के लिए कुछ मान लेते हैं a1 a2 करके, है ना, a1 x1 a2 x2, 4 ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं, क्या ही है, एक एक करके ऑप्शन रख के देख लो, ये भी के लिए डी आ रहा है सर, है ना। जैसे a1 x1 और सिंगल करेक्ट है, मोर देन 1 which ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स a, अच्छा मोर देन 1 भी हो सकता है, a1 x1 प्लस a2 x2, यही बन जाएगा ये, ठीक है ना। मैं यहां a वेक्टर जो है जो इसने दिया है उसको मैं ऐसा ले रहा हूं,
A1 A2, तो जो A ट्रांसपोज होगा वो A1 A2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा बनेगा। अब इसका कोवेरियंस ले लो तुम उसके साथ, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, एक मिनट, x1 x2 है ना, वहाँ x2 ही है, तो ये आ जाएगा माइनस A1 x1 प्लस 1 माइनस A2 x2। सो दिस इज योर दिस वेक्टर जो दे रखा है, मान लो अभी के लिए ये y1 बोल देता हूं इसको। सो दिस इज आर y1। अब क्वेश्चन में दे रखा है और ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल है, तो आपको पता होगा कि नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल है ना, या बाईवेरिएट नॉर्मल में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरियंस इज 0 ओनली फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे y1 x1 इंडिपेंडेंट मतलब कोवेरियंस 0 होना चाहिए, तो इसको 0 करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस। और ये कब होगी, ले लो एक कोवेरियंस। सो कोवेरियंस किसका, x2 का माइनस A1 x1 और 1 माइनस A2 x2 के साथ, और इसको 0 करना है, तो पहले फाइंड कर लो फिर 0 कर देना, ठीक है। तो कर पाओगे ना, ईच ऑप्शन रख के देख लो किसका 0 आएगा। तो यहां से क्या आएगा, माइनस A1 बाहर है, कोवेरियंस बिटवीन x2 x1, तो यहां से x2 x1 देख लो, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम -2 ऐसा है, फिर उसका उसके साथ प्लस 1 माइनस A2 बाहर, x2 और x2 का कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ x2 का वेरियंस कितना है 4, कैलकुलेशन चेक करना भाई, ठीक है। सो यहां से आ गया और ये 0 होना चाहिए, तो यहां से आएगा 2A1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस A2 शुड बी 0। अब 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में चेक कर लो कौन इसको सेटिस्फाई करे। जैसे ये लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप लोग, ए बी और डी सर, ओनली बी, ए और डी। अच्छा ए और डी, ठीक है। A तो and D। बाकी लोग इस तरह सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे इन लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किए हैं उनका आंसर है ए एंड डी आया है, सो ए डी, ठीक है। बाकी में ट्रू नहीं आएगा, जो रिजल्ट आया था इक्वेशन वो सेटिस्फाई चेक कर लो, A1 A2 किसके लिए सेटिस्फाई करेगी। अब आ गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो अभी तक क्या था, MCQ MSQ, अभी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अब यहां से स्टार्ट हो ना, पहला क्वेश्चन ये NAT का है, सो ये NAT का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। देखो तो मतलब कितने 6 क्वेश्चन NAT होंगे। कह रहा है A be the 2x2 रियल मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ A इज 5। अच्छा, A का ट्रेस 5 है, ओके, सो ट्रेस ऑफ A इज 5, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 6। तो इसका मतलब हो गया कि λ1 प्लस λ2 इज 5 एंड λ1 इंटू λ2 इज 6, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि तो यहां से आप लोग इजिली λ1 λ2 बता पाएंगे, क्या होगा, दो नंबर को ऐड करने में 5 आता है, मल्टीप्लाई करने में 6 आता है। विच 2 नंबर्स आर लाइक दैट, 2 and 3 sir. 2 and 3 सिंपल। तो कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे दिख रहा है। तो λ1 जब 2 होगा तो λ2 3 होगा, या λ1 3 है तो λ2 इज 2, ठीक है। तो कहने का मतलब A की जो आइगन वैल्यू होगी वो 2 and 3 होगी, चेक कर लेना जी, ठीक है। सो A हैज आइगन वैल्यूज 2 and 3। नाउ आपको क्या बता रखा है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जब A की आइगन वैल्यू ये है, तो A प्लस आई की आइगन वैल्यू होगी 2 के करस्पॉन्डिंग 2 + 1 3, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 + 1 4, और A प्लस आई के इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी 1/3 1/4, जो कि इसने बता रखा है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो यू नो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जिसको सॉल्व करने पे रूट्स आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो रूट्स होगा ना, ये 2 नंबर है। लेट्स से मैं बोलता हूं μ1 इज 1/3 एंड μ2 इज 1/4। दीज आर आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स A प्लस आई इनवर्स। अब बता रखा है कि ये जो इक्वेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी, तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इस इक्वेशन से बताइए व्हाट इज सम ऑफ रूट्स। μ1 प्लस μ2 जो होगा एक्चुअली यही है, और यहां से फॉर्मूले से क्या होता है -b/a, सम ऑफ रूट्स, तो b होगा। एंड c क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, तो c मतलब c तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब μ1 इंटू μ2। तो बताओ यहां से मिल गया, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, b आ जाएगा। सो b इज एक्चुअली 1/3 + 1/4 7/12
एंड सी इज एक्चुअली 1/12। चेक कर लो, सी की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। पूछ क्या रहा है, बी अपॉन सी क्या होगा बताओ। तो बी अपॉन सी कर लो डिवाइड, 7। 7 sir. जी, किसी को क्वेरी है तो बताइए, देख लीजिए। ए की आइगन वैल्यू निकाला, ए से इसका आइगन वैल्यू निकाला, दिस टू आर रूट्स। एक काम ये भी कर सकते हो, एक बार 1/3 रखो, एक इक्वेशन आएगी, एक बार 1/4 रखो, दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, बीसी आ जाएगी। क्योंकि ये जो 2 नंबर्स आए हैं ना, दीज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सेटिस्फाई करेगा। या इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक बना लो, फिर कंपेयर कर लेना, कई सारे ऑप्शंस हैं। सो सिंपली ये है कि these two are roots of this equation, then you find the value of b and c। तो रूट से आप इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन से रूट निकाल सकते हो, यू कंपेयर इट। ठीक है, सो ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, एक्सटेंड विद टाइम होमोजीनियस डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 0 1 2। ठीक, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये है आपके पास। अच्छा 0 1 2, ठीक है। और इनिशियली 0 पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इनिशियली 1 पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इनिशियली 2 स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 घटा दो तो 1/2 बच जाएगी, ये है। तो जो हम लोग पाई नॉट जैसे लिखते हैं ना, पाई नॉट मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियली स्टेट 0 पे होने, ये 0 टाइम को बता रहा है कि टाइम 0 पे स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, टाइम 0 पे स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, टाइम 0 पे स्टेट 2 में होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सो ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो गई कि जो इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इनिशियली टाइम 0 पे, एट टाइम 0 स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी, एट स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी, स्टेट 2 में होने की प्रोबेबिलिटी। पूछ क्या रहा है, x2। तो ये आपका इनिशियल x0 था एट टाइम 1, क्योंकि आप जानते हैं मार्कोव चेन क्या है, xt है, मतलब n है वहां पे, t इज n, तो n इज द टाइम। सो नाउ आपको क्या चाहिए, सो हाउ डू यू फाइंड x1, मतलब पाई 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन डिफरेंट स्टेट एट टाइम 1। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, दिस इनटू p, क्योंकि p क्या है, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो इनिशियली जो प्रोबेबिलिटी है और p 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, तो वो आपको पाई 1 दे देगी, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या नंबर आता है। सिमिलरली पाई 2 चाहिए तो या तो ऐसा कर लो, या पाई 1 को फिर p से मल्टीप्लाई। तो अब ये पाई 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन डिफरेंट स्टेट एट टाइम 1, और p से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेप का, नेक्स्ट स्टेट क्या है, हाँ नेक्स्ट जो स्टेट है उसका बता देगा आपको। सो स्टेट है ना टाइम 2 पे, सॉरी टाइम 2 पे, हाँ कहां पे होगी वो बताएगा आपको। तो पाई 1 इंटू दिस मतलब पाई नॉट p स्क्वायर, यही है ना जी। सो ये निकाल लो, पाई 2 ये इस तरह कुछ मैट्रिक्स आएगी, क्या आएगी बताओ, कोई सॉल्व करके देखो। मतलब यहां से p मैट्रिक्स ये है आपका, p स्क्वायर निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, पाई नॉट इंटू p स्क्वायर, फिर वो एक 1×3 की मैट्रिक्स आएगी। सो वो हमारा पाई 2 है। पाई 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना बीइंग इन डिफरेंट स्टेट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी है पाई 2 एट टाइम 2, है ना, एट टाइम 2 सिस्टम विल बी इन स्टेट डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है जी, निकालो अगर इसे निकाला है तो। और अगर ये आ गया तो इसका मतलब है 0 1 2, तो 0 पे ये प्रोबेबिलिटी, 1 पे ये, 2 तो एक्सपेक्टेशन नहीं आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैं बोलता हूं यहां p1 आया, p2 आया, या यहां p0 आया, p1 आया, p2 आया, तो निकाल लेंगे ex2। हाँ 10/32, 0 पे 0 स्टेट पे 10/32 प्रोबेबिलिटी, 10/32 11/32, 11/32। जी ठीक है, जिन लोगों ने कैलकुलेट की देख लीजिए। तो ये हो गया आपका x2, ठीक है ना। तो स्टेट 0 में होने की प्रोबेबिलिटी ये है, स्टेट 1 में, स्टेट 2 में। अब पूछ रहा है क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, तो ये यहां पे 0 1 2, तो स्टेट 0 1 2 प्रोबेबिलिटी ये है, तो ex नहीं निकल जाएगा, 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, तो उसको सम कर लेंगे xi pi, तो 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, और इसकी प्रोबेबिलिटी ex2 आ गई, जो आएगी उसको 32 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देख लो, कुछ क्वेरी है तो पूछो।
एक्स वाई बी अ रैंडम वेक्टर हैविंग मोमेंट जेनेटिक फंक्शन गिवन बाय दिस। अब इसको ध्यान से देखो, तो एम एक्स वाई यू और वी में दे रखा है, तो इसको ध्यान से देखोगे तो ई की पावर यू स्क्वायर बाई 2 1/1 माइनस 2b की पावर 3। so this is mx at u my at v और joint mgf is product of marginal mgf if and only if x and y are independent। ठीक, तो यहां से एक तो ये समझ आया कि इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के साथ साथ क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इसको आप कंपेयर करो इसके साथ, तो आपको ये समझ आएगा कि x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है जी। इसको आप कंपेयर करो इसके साथ, तो आपको समझ आएगा y का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, या 1/, गामा 3 हाफ। गामा है ना, आप कैसा नोटेशन लेते हो उसके अकॉर्डिंग। सो 3,5 मतलब मीन जो होगा, तो इस केस में अब देखो मैं बोल रहा हूं ये जो नोटेशन इन्होंने यूज किया है तो मीन में 2 आएगा, तो 2 × 3 6 होगा मीन इसका। तो ये जो इन्होंने नोटेशन बताए हैं ना, गामा अल्फा बीटा, तो इसका पीडीएफ होगा, क्योंकि आपको पीडीएफ के साथ ही नोटेशन याद रखना, ना अक्सर आप गलती करेंगे सब कुछ करके क्योंकि कई बार लोगों को पीडीएफ दूसरा याद होता है, नोटेशन दूसरा याद होता है, मीन कुछ और लिख रहे, मतलब पीडीएफ कुछ और है और मीन दूसरे वाले का लिख रहे होते हैं। एक में अल्फा बाई बीटा होता है, एक में अल्फा इंटू बीटा होता है मीन, तो आपको समझना है किस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग आप लिख रहे हो। तो मैं बता देता हूँ ये जो नोटेशन इन्होंने बताए हैं। सो जैसे अल्फा बाई बीटा कब होता, अल्फा इंटू बीटा कब होता है मीन, तो यहाँ पे अल्फा बाई बीटा टाइप का होगा ना। इसमें जो मीन आएगा इस, अच्छा मैं पूछ रहा हूं ये जिन्होंने बताया बताइए आपके अकॉर्डिंग इस पीडीएफ में मीन वाई का क्या आएगा, ये जिनको भी याद है बताओ। या इस वाले में मीन क्या आता है, मीन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव एमजीएफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, v को 0 पुट कर दो, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके v को 0 पुट करो, क्या आंसर मिलेगा आपको 6। तो 6 आएगा। 6 कब होगा, जब अल्फा अपॉन बीटा इसका मीन होगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक बार और v को 0 रखिए तो 6 मिलेगा, और इसका मतलब है कि इसका मीन 6 होगा। तो मीन 6 कब होगा, अल्फा इंटू बीटा मीन तो नहीं हो सकता, अल्फा अपॉन बीटा होना पड़ेगा। तो अल्फा अपॉन बीटा होने के लिए कौन सा वाला पीडीएफ यूज होगा, सो अल्फा अपॉन बीटा होने के लिए बीटा बाई अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको ठीक से ना समझना पड़ेगा, नोटेशन को पीडीएफ को मीन वेरिएंस को अलाइन रहेगा तभी आपके आंसर करेक्ट आएंगे, वरना गलत हो जाएगा। जैसे कुछ लोग आप में जरूर बताए होंगे कि 3 2 लिखिए, वो भी गलत नहीं है। तो जब आप 3 2 लिखेंगे तो पीडीएफ दूसरा वाला यूज होगा, फिर ये यूज नहीं होगा, ठीक है। सो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, और इसका इस पीडीएफ में एमजीएफ क्या आता है जी, इस वाले पीडीएफ के लिए एमजीएफ आप लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस, अच्छा यहां पे देखना पड़ेगा नहीं, सो 1 माइनस 1 अपॉन बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। इस पीडीएफ में ये आएगा टी बाई बीटा की पावर माइनस अल्फा आएगा। सो दैट्स वाई 1 बाई बीटा को उन्होंने 2 रखा, तो बीटा इनका 1/2 आ गया, समझ रहे हो। मतलब 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, ये एमजीएफ कब होती है, इफ एंड ओनली इफ पीडीएफ इज द अपोजिट वन, 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा। सो दिस इज द एमजीएफ, देन दिस इज द पीडीएफ, इफ एंड ओनली इफ है, दिस इज द एमजीएफ, सो दिस इज द पीडीएफ, टी 1 माइनस टी अपॉन बीटा की पावर माइनस अल्फा, यहां लिखा है 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। सो दिस इज एमजीएफ, दिस इज द पीडीएफ, दिस इज एमजीएफ, दिस इज पीडीएफ। नोटेशन दोनों में गामा अल्फा बीटा ही लिखता हूं, यहां भी मैं ऐसे ही लिखूंगा कि एक्स इज गामा अल्फा बीटा, ठीक है। तो बस आपको मेनली गामा की पहचान नोटेशन से नहीं है, गामा की पहचान पीडीएफ से है, तो आपको पीडीएफ याद रखना पड़ेगा करेक्ट वाला, और कोई एक भी पीडीएफ याद है उससे सारे क्वेश्चन सही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे तो मैं सीधा आपको सोल्यूशन पे आता हूं। सो समझ रहे जी, तो जो लोग कह रहे हैं कि सर गामा 3 2 लीजिए तो उसके लिए आपका ये पीडीएफ है, जो लोग कह रहे हैं गामा 3 1/2 लीजिए तो ये आपका पीडीएफ है। ओके, सो नाउ पूछा क्या आपसे, ई ऑफ 6x² वाई, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट हो गया, अलग अलग कर दो, तो अलग अलग करोगे तो 6 बाहर, ई ऑफ x² बाहर और ई ऑफ 1/y, तो ई x² तो निकाल लोगे 1 ही है, नॉर्मल 0 1 था ना जी।
सो 0 1 है तो ये तो 1 ही हो गया ई एक्स स्क्वायर। तो मेन प्रॉब्लम 1/y के साथ है। अब बताओ 1/y का मीन कितना आएगा, निकाल पाओगे? अगर या तो फॉर्मूला याद होगा आपको, या फॉर्मूला याद नहीं है तो इंटीग्रेशन करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लो क्या है। ये तो 1 हो गया, और ये फाइंड करो, जो भी अपना नोटेशन लो उसके अकॉर्डिंग फाइंड करो। कितना आता है, किसी को आंसर आया है? इसका क्या आंसर आएगा? 1.5 1.46। ओके, टोटल या हाँ टोटल टोटल। अच्छा टोटल, ओके ठीक है। 6/4 आएगा ना हम्म इसकी, 1/y का 1/4 आएगा। और वहाँ 6 है तो 6/4 कितना हो जाता है 1.5 आ रहा है सर। अप्रॉक्स। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको वो करना है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या कहता है, आंसर की देख लो ना, है ना। बट आ जाएगा, जो भी अपना कैलकुलेशन करो आ जाएगा, नहीं आएगा फिर पूछो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसका फॉर्मूला है ई ऑफ 1/y का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों पीडीएफ में आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आपने चेक कर लो, है ना। एक में आता है फॉर्मूला है उसको हाँ? याद करना पड़ेगा क्या? वो जो जनरल फॉर्मूला है ना उसको याद रखना पड़ेगा। ई ऑफ 1/y का, हाँ, हाँ। गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन x टू द पावर r का एक जनरल फॉर्मूला होता है। जी जी, वो भी कर सकते हो और याद रख सकते हो, अच्छी बात है, नहीं है तो ड्राइव करो, वो है। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं 62 पे। सो इसमें आई थिंक आंसर का हमें प्रॉब्लम हुआ था, देख लेते हैं एक बार फिर से। सो एनटी विद पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्बडा, है ना। सो एनटी पॉइसन प्रोसेस है विथ रेट लैम्बडा। लैम्बडा एक अननोन पैरामीटर है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड इंटरसिटी रोड, starting from origin and intercity road has nt number of, है ना, potholes up to a distance of t kilometers। मतलब वही हो गया nt जो हम लिखते थे ना, the number of arrivals in time 0t, ये लिखते थे ना कि number of arrivals in time 0t। सो ये होता है, तो वही बोल रहा है कि arrivals को इसने potholes लिखा है। सो मैं वही बोलता हूँ, है ना। तो NT रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0t। अब ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन अराइवल्स आर फाउंड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, है ना। तो फर्स्ट अराइवल केम एट 0.9, सेकेंड अराइवल 1.3, थर्ड अराइवल 1.8 एंड सो ऑन, ये चलता रहा। सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो 15 अराइवल्स हुए टोटल, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सो क्या लिखते हैं आप, फर्स्ट अराइवल, है ना, इनिशियल टाइम तो 0 होता है, तो टाइम तो 0 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे मान लो ये 0 है और ये चल रहा है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज द रनिंग टाइम, तो यहाँ 0 है यहाँ पे, ना, दिस इज 0। सो फर्स्ट अराइवल एट 0.9, सेकेंड अराइवल 1.3, थर्ड 1.8, फोर्थ 2.7, फिफ्थ 6 7th, है ना, इस तरह से 15th 14th 13th, है ना, चलता रहेगा इस तरह से। नाउ बेस्ड ऑन above डेटा द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ लैम्बडा, तो हम लोग, है ना, एक दो रिजल्ट जो जानते हैं, एक तो ये जानते हैं कि एनटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा टी होता है ना। सो एनटी हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा टी, एक तो ये है। दूसरा, अगर इंटर अराइवल टाइम, जैसे x1 इज द अराइवल टाइम बिफोर फर्स्ट अराइवल, सो टाइम ऑफ फर्स्ट अराइवल, तो वो आप लिखते ना। सो x1 फर्स्ट अराइवल टाइम, तो xi जो होगा अराइवल टाइम बिटवीन, तो x1 को फर्स्ट के लिए बोल रहा हूं, तो i माइनस 1th एंड ith अराइवल, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, चलता रहेगा। तो टोटल 15 अराइवल्स हुए थे ना, तो ये x15 हो जाएगा, ये x14, ये x13, चेक कर लीजिए। तो x1 is the arrival time of first customer, x2 is the arrival time between first and second customer, x3 is the arrival time between second and third customer, x4 is the arrival time between fourth and fifth customer and so on। तो एक्साइज तो एक्चुअली यहाँ पे जो है अराइवल टाइम, है ना, वो है। तो डिफरेंस जैसे वो ले रहे थे ना लोग, तो वैसे तो अराइवल टाइम है, तो डिफरेंस कितने कितने का आएगा, वही हम लोग लास्ट टाइम भी किए थे, लेकिन आंसर इससे इन्होंने पता है एवरेज ले रखा है कैसे। तो ये 0.9, क्योंकि यहाँ 0 है ना, तो इसका डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस,
ये लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था 0.4, चेक करना, अभी मैं डिफरेंस ले रहा हूं जस्ट, ठीक है ना। तो x1 x2 इसका डिफरेंस 0.5, 0.9, फिर कितना आएगा 0.7, फिर 0.7 एंड 0.6, फिर नीचे लिख देता हूँ आगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जो आएगा 5 3 8, 0.8 एंड यहाँ पे 0.7 एंड हेयर 0.6, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 0.6 एंड 0.7, फिर 0.8, फिर 0.3 एंड देन 0.5। चेक कर लो जी, कैलकुलेशन सही किया मैंने। डिफरेंस तो 15 टोटल हुए, है ना। तो ये जो हमने लिखा ना, इंटर अराइवल टाइम की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमारे पास है। सो x1 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, x2 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, x3, x4, x5, और हम लोग क्या जानते हैं, जो xi मैंने लिखा है, अराइवल टाइम बिटवीन i-1th एंड ith कस्टमर, यही है। सो ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और जो xi का डिस्ट्रीब्यूशन है, x1 x2 xnr iid क्या होता है जी, एक्सपोनेंशियल रेट लैम्बडा, तो मीन 1/λ होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने लैम्बडा का ऐसे एस्टिमेट कर दिया है, क्योंकि इसका आप एवरेज लोगे तो वही आएगा जो आंसर है। तो जो आंसर में गिवन है वो लैम्बडा को इन्होंने सीधा सीधा x बार ले लिया है, ये है। लेकिन लॉजिकली होना क्या चाहिए, मतलब आंसर आता है लैम्बडा x बार, निकालो जरा इसको, सब लोग इन सबको ऐड करो कैलकुलेटर से और डिवाइड करो 15 से, कितना आता है, मतलब x बार यहां से निकाल रहे हैं हम लोग इस डेटा को यूज करके। व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x बार, तो लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया, लेकिन फिर से एक बार सही से कैलकुलेट करो केयरफुल्ली। बताओ भाई, आया किसी का? एक दो बार देख लेना, खुद से अपना कैलकुलेशन करो, मैच करना, क्योंकि अगर मैंने कहीं गलती किया होगा तुम भी गलती करोगे। So 0.6467 पॉइंट जी एक मिनट, 6467, सो 0.6467, और एक्चुअली में आंसर यही है। अब डोंट नो इन्होंने क्यों, या तो उनसे जिन्होंने आंसर की बनाया उनसे सिली मिस्टेक हुआ है, फिर किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा तो वो करेक्ट नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आंसर यही है एक्चुअली, बट हम तो ऐसा सोचते हैं ना कि मेथड मोमेंट एस्टिमेटर में करते क्या हम लोग, ex इज इक्वल टू x बार, और अगर ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्बडा है, हालांकि रेट लिसन लिखा है कहीं पे, लिखा ना रेट लैम्बडा, ये तो है पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्बडा, तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्बडा होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम लोग जब मेथड मोमेंट एस्टिमेटर निकालते हैं तो ex जो कि पॉपुलेशन मीन है इज इक्वल टू x बार, यहां पॉपुलेशन मीन 1/λ आएगा, और ये 0.6467, तो यहां से लैम्बडा तो इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए, है ना। तो मतलब जो मैं सोच रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा ये आना चाहिए लैम्बडा कि 1/0.6467, जो कि शायद 1 पॉइंट समथिंग आता है ना, 1.5 शायद 54 कुछ बताया था उन्होंने, ऐसा कुछ आता है। लेकिन आंसर में यही गिवन है, आंसर इज दिस। ये लोग आंसर दिया है आपका 0.79 to 0.83। ओ 792 टू 0.83। अच्छा, इसका मतलब शायद इसका एवरेज दे रखा है, फिर इसका एवरेज आता है 0.7 समथिंग फिर। अच्छा, फिर तो मैच नहीं कर रहा हमारा आंसर। ओह, तो लास्ट टाइम कैसे आ गया था। अच्छा, इसका एवरेज लेते हैं ना, तो इसका एवरेज जो आता है, अच्छा तो टाइम इन्होंने 1 ऐसा नहीं कि पॉइसन लैम्बडा टी में टी को 1 रख दिया तो ऐसा लैम्बडा बराबर x बार कर दिया हो, मतलब पॉइसन में लैम्बडा तो लैम्बडा टी होगा और टी को 1 रख दिया तो ये लैम्बडा हो गया, और डेटा इसका एवरेज निकालोगे शायद इसका एवरेज मैच करता है, इसका एवरेज ज्यादा आएगा मुझे लगता है, समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा। कि तो अराइवल टाइम है ना, नहीं सर, आंसर तो 0.60 to 0.70 है। हाँ भाई ना, एक बार चेक करो, ठीक से चेक करो, ये 62 नंबर क्वेश्चन है। हाँ ये सर ये है, तो ये मैच कर रहा ना, ये मैच कर रहा ना, 0.60 to 0.70। सॉरी हाँ कोई बात नहीं। हाँ ये सर ये तो ये आंसर भाई ये मैच कर रहा है जो लास्ट टाइम जिन्होंने बताए थे, तो ये एक्चुअली मैच कर रहा है आंसर इसके अकॉर्डिंग, फिर ठीक है। ये है ना, इसका एवरेज इन्होंने दे रखा है
तो वो नहीं है जो मैं दिया ना। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, ये जो इंटर अराइवल टाइम्स आए हैं उसका एवरेज ले लिया इन्होंने, तो उनका आंसर जो जिन्होंने आंसर की बनाए हैं वो तो कोई टीचर ही होंगे ना। सो 0.6467 लगा दिया उन्होंने। तो या तो होता है जल्दीबाजी में लैम्डा बराबर एक्स बार कर दिया, 1/λ करना भूल गए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि लॉजिकली तो हम लोग ये करना चाहिए, ई एक्स बराबर एक्स बार ये है तो लैम्डा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर तो ये होना चाहिए था। ठीक है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। और जनरली आंसर की कब इंप्रूव होता है, जब कोई चैलेंज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उनको लगता है ओके उनसे मिस्टेक हुआ है, तब जाकर फिर वो करेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आंसर की जो आता है फिर वो अपडेटेड आता है, या मार्क्स टू ऑल, जैसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो मार्क्स टू ऑल होते हैं, आंसर की में अगर गलती उन्होंने लगाए हैं तो बाद में करेक्ट करते हैं उसको, ऐसा होता है। और अगर क्वेश्चन में कहीं गलती रहता है फिर उसको मार्क्स टू ऑल करते हैं, तो वैसा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये होना चाहिए, बाकी आप लोगों को कुछ अगर ऐसा लॉजिक है तो बताइए जिससे ये आंसर आ जाए। आंसर तो वही है, तो अगर उन्होंने सही किया होगा तो हम कहीं गलती कर रहे हैं, इसका मतलब है ना ये है। तो इसमें थोड़ा है ना प्रॉब्लम आया था, तो आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब है ना उनके अकॉर्डिंग वो आंसर है लेकिन उसका रेसिप्रोकल आ रहा है, तो ये दिक्कत है। क्योंकि रेसिप्रोकल तो पूछा नहीं ना, ऐसा तो नहीं रेसिप्रोकल पूछा हो। द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ लैम्डा, अगर पूछा रेसिप्रोकल ऑफ द मेथड ऑफ मोमेंट तो ऐसा फिर आंसर समझते हैं हम। किलोमीटर मीटर का चक्कर भी नहीं ऐसा आया था ना, इन किलोमीटर्स एंड इन किलोमीटर्स, यहाँ भी किलोमीटर्स में ही है, टी किलोमीटर है ना। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आंसर ये होना चाहिए, बट आई डोंट नो किस लॉजिक। हाँ जी, आंसर गलत दिया है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वही मिस्टेक ह्यूमन ही है ना, तो जैसे हम जैसे ही कोई आंसर की बना रहे हैं, मैं भी कई बार गलती करता हूँ, आप भी करते हैं, तो उनसे भी गलती हो गई होगी, हो सकता है ऐसा, ये चीजें हैं। तो ठीक है, देखते हैं 63 जो है कि x1 x2 x3 x4 बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 थीटा। तो ये तो आप जानते हैं कि xi यूनिफॉर्म 0 थीटा है, ठीक। एंड हम लोग ये जानते हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है, सैंपल साइज 4 का है। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पता है, टेस्ट करना है सिंपल वर्सेस सिंपल, ओके। क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा। सो क्रिटिकल रीजन भी पता है हमें, x4 लेस देन 0.3, p विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। तो आसान क्वेश्चन है ना, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो ये तो आप लोग कर लेंगे कि जो p पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक लेस देन 0.3 गिवन थीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब यूनिफॉर्म 0-1 हो गया। और यूनिफॉर्म 0-1 में आप लोग जानते हैं ना, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा n, 1, तो जो इसका CDF आता है, ये nth ऑर्डर स्टैट्स है ना, तो CDF एक्चुअली आएगा CDF ऑफ x एट 0.3 इसकी पावर 4, यही बनेगा ना, क्योंकि ये CDF फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है और nth ऑर्डर स्टैट्स का CDF होता है पॉपुलेशन का CDF की पावर n, तो n तो यहाँ 4 है। और ये x जो है हमारा, जो यहाँ x है वो यूनिफॉर्म 0-1 है, क्योंकि थीटा को तो 1 रख दिया, तो यूनिफॉर्म 0-1 में CDF x होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए 0.3 की पावर 4, ठीक है। देख लीजिए ये p आया, हमें 100p पूछा है, हमने निकाले p, तो p इज 0.3 की पावर 4, तो 100p आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, चेक कर लीजिएगा। तो 100 इंटू 0.3 की पावर 4 जो भी आएगा। नेक्स्ट जो है कि $64, ये कह रहा है कि लेट रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4, फिर से साइज 4 है, ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ अननोन मीन म्यू एंड नोन वेरिएंस 1, ठीक है। सो मतलब ये जो x1 x2 x3 x4 है, दे आर IID नॉर्मल म्यू, 1, ठीक। yields द सैंपल मीन 0.16, तो मतलब x बार 0.16 है, ऐसा कहना चाह रहा है। एंड सैंपल मीन है ना 5 विद CDF, ये हम जानते हैं, ये डेटा की जरूरत पड़ेगी है ना। जैसे एक्स्ट्रा डेटा देता होता है, जैसे पहला डेटा है, दूसरा, तीसरा, 3 दिया, यूजफुल कोई एक ही होगा, ठीक है ना, तो 2 और दिया है कंफ्यूज करने के लिए है ना, वरना अगर क्या होगा, अगर एक ही दिया होगा तो बच्चा वही देख के समहाउ गेस कर लेगा आंसर, वैसा है। तो इसलिए वो 3 डेटा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा यूजफुल है, वही यूज करना है। So if the likelihood ratio test of size 0.05 is used
टू टेस्ट एच नॉट अगेंस्ट एच वन। तो ये टू साइडेड टेस्ट है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, मतलब एमएलआर प्रॉपर्टी होगी, बट इसमें है ना यूएमपी एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे, तो पूछा भी नहीं होगा। सिंपल पूछा है पावर ऑफ टेस्ट एट द सैंपल मीन। तो पावर ऑफ टेस्ट पूछ रहा था, पावर का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग। तो इसका है ना, तो हम लोग ऑलरेडी डायरेक्टली जानते हैं कि इसका क्रिटिकल रीजन क्या आने वाला है, क्योंकि सिंपल वर्सेस कंपोजिट है। सो और डिस्ट्रीब्यूशन उससे तो क्रिटिकल रीजन हमें पता है, या तो आप डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो अगर साइज अल्फा के लिए लिखूंगा तो एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर तो नोन है, तो सिग्मा बाई रूट एन मॉड, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है ना, तो इसका टू साइडेड क्रिटिकल रीजन होगा, इधर और इधर। और हमें मॉड मोर देन इक्वल टू साइज अल्फा चाहिए, तो जेड अल्फा बाई 2। तो ये साइज अल्फा का क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। सो ये आ जाएगा, और अल्फा यूज होगा तो म्यू जो है म्यू नॉट हो जाएगा अंडर एच नॉट इज ट्रू। सो इसीलिए सो ये आ गया। अब आपसे पूछा गया पावर, तो यही चीज यहां पे लिखना है कि एक्स बार, ये तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक्स बार मोर देन समथिंग आ जाएगा, हालांकि वैल्यू है ना, तो रहने दो। एक्स बार माइनस 0 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन का मॉड मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 व्हेन। अच्छा एक मिनट, लेकिन ध्यान यहाँ एक चीज ये रखना है, एट सैंपल मीन। सो एक मिनट है ना, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, इससे गलती आंसर आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे जो म्यू है ना वो यूज करना है, ठीक है, वो चेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। क्या यूज करना है म्यू, कितना था 0.16 ये है, तो इसको मैं ठीक से सॉल्व करता हूँ, एक मिनट। मतलब मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने के बजाय इसको डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, तो उसमें सीधा सीधा वो भी यूज करता हूं अभी के लिए कि जो क्रिटिकल रीजन आती है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन मॉड मोर देन इक्वल टू सम के, ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन है। अब अल्फा यूज करेंगे तो ये आ तो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, वो भी सीखता कि अगर जब हम अल्फा यूज करेंगे तो तभी यूज करेंगे ना जब ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो वही आ जाएगा जो मैं लिख रहा था, जेड अल्फा बाई 2, और जब अल्फा तुम यूज किए होगे तो म्यू को म्यू नॉट रखे होगे ना। सो ये है, और ये वैल्यू कितनी है पहले, मेन तो ये पॉइंट है ये। हाँ के से ही आ गया था, हाँ उससे भी हो जाएगा, के रखने दे रख 0.05 दे रखा है, साइज दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट, तो मॉड एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, उससे भी आ जाएगा। इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0.0। तो पहले के निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें, फिर वो निकालना पड़ेगा ना, वही कह रहा हूँ। तो इससे जैसे अगर वैसे करे नॉर्मली कि यहाँ पे सिंपली है तो वही चीज़ आएगी ना, आएगी तो वही चीज़ है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मुझे अगर चाहिए ये अगर है तो व्हाट इज जेड अल्फा बाई 2, इस क्वेश्चन में गिवन है, देख के बताइए। जेड 0.025, क्योंकि अल्फा तो मेरा 0.05 है, तो अल्फा ये होगा। ये क्या है इस क्वेश्चन में, नोटिस, 1.96। हाँ नोटेशन क्या कहता है, नोटेशन कहता है कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.025 होगी, पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.975 होगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका CDF 0.97, जैसे उन्होंने बताया, तो 1.96, तो दिस इज 1.96 है ना, ऐसा पॉइंट जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.975, 5 इज द CDF। तो CDF at 1.96 इज 0.975, सो मीन्स दिस वैल्यू इज 1.96। चलो इससे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1.96 है, ठीक। तो हमें क्या चाहिए अब, खोल सकते हो इसको मॉड को, क्योंकि यहाँ पे मेनली मॉड में ना वो लाना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करके लाना पड़ेगा ना, तो मुझे तो इससे कैलकुलेशन लेंदी होगा मुझे ऐसा लगता है देन दैट वैल्यू। सो पावर, चलो देख लेते हैं करके। सो पावर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट। तो यहाँ मेरी के की वैल्यू सर 0.98 आई थी, किसकी, मेरी के की वैल्यू थी 0.98। हाँ तो वो इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ से कर देता हूँ, मॉड एक्स बार मोर देन, इसको राइट में ले जाओ, तो सिग्मा बाई रूट एन इंटू 1.96। सिग्मा कितना है यहाँ पे 1, रूट एन कितना है 2,
और 1.96, तो ये वही आई जो आपके आंसर आई थी, ठीक है। तो वैसा ही, क्योंकि आपने ये लिया था ना मॉड एक्स बार मोर देन के, तो वो के आपका ये आया, तो वही चीज़ है। सो ये लिखना और वो लिखना सेम है। सो मतलब इसी को आप ऐसा लिखो तो यही चीज़ें रिड्यूस हो जाएगी, मॉड एक्स बार मोर देन 0.98 मोर देन इक्वल टू, तो ये और ये लिखना बराबर है, ठीक है। सो ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम सीधा पावर निकालते हैं। सो पावर का जो फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी, यही चीज़ मेन इसका ना सॉल्व करना है। चलो ये इसी को सॉल्व, इसी को हमने सिंप्लीफाई करके ये लाया ना, क्योंकि ये इससे सिंप्लीफाई हो गई ये आया, या डायरेक्टली ये कंसीडर भी कर सकते हो। सो मोर देन इक्वल टू 0.98 गिवन म्यू इज इक्वल टू 0.16। आपको ये कैलकुलेट करना है एक्चुअली। देखिए, सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन एक्चुअली कि रिजेक्टिंग एच नॉट है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ये भी लिखेंगे सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट ही है। सो मॉड एक्स बार मोर देन इक्वल 0.98 गिवन म्यू इज 0.16। अब इसको समहाउ आपको म्यू अब यूज करना है। तो अब जो अब एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता ही है कि जो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो अब ये जो म्यू है आपको ये 0.16 यूज करना, वो नहीं जो एच नॉट में था, क्योंकि अभी आपको ये गिवन है, तो दिस यूनिट टू यूज आगे, है ना। सो देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो पहले खोलना पड़ेगा मॉड को हमें। सो एक्स बार, सो 1 माइनस कर दें या ठीक है, मुझे लग रहा है ये क्या करूँ वर, सही है -0.98 1 माइनस करके कर लो ना, तो 1 माइनस करेंगे तो बीच में आ जाएगा ना, तो -0.98 से 0.98 हो जाएगा। कोई बात नहीं। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब समहाउ मोड खोलना ही पड़ेगा, मोर देन दिस और लेस देन दिस। मैं कह रहा हूँ कि 0.98 इस तरह से कुछ, या जरूरी नहीं इसमें होगा। ये आ जाएगा, जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक्स बार लेस देन 0.98, तो लेस देन का मतलब है मोर देन इक्वल टू माइनस 0.98 लेस देन इक्वल टू 0.98 व्हेन म्यू इज 0.16, ठीक है। अब इसको आप 5 में ले आइए, आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस, अब मीन यूज करना है 0.16 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। सिग्मा तो 1 था, रूट एन 2 है, गेन 4 है। सिमिलर कैलकुलेशन हम लोग दोनों साइड करेंगे। सो 0.98 माइनस 0.16 अपॉन 1/2 माइनस 0.98 माइनस 0.6 है ना 16 अपॉन दिस। सो नाउ अभी के लिए क्या हुआ, सर -2.28 हो जाएगा, माइनस -2.28 हो जाएगा लास्ट। अच्छा एक मिनट रुको, तो आगे लिखता हूँ। तो ये तो जेड हो गया। सो दिस इज जेड नाउ, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा 1 था, रूट एन 2 है। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन आया, अब ये तो यूज हो गया, गिवन वाला हटा दिया मैंने, इसको लिखा नहीं, अब यूज हो गया। तो जेड, हाँ बताओ क्या कह रहे थे, राइट वाला क्या आएगा 1.64 है 1.648, इधर सर, -2.28 2.28, 8 ये सर 4 के पीछे का 8 हटा दो बस, उधर 8 हटा दो ना, ठीक है हाँ। यस तो अभी के लिए ये आ गया 5 ऑफ 1.64 माइनस 5 ऑफ 2.28 माइनस में, यही ना। तो इसको खोल भी सकते हैं। तो 5 ऑफ 1.64 इसको खोलेंगे तो 1 माइनस करेंगे, तो -1 प्लस 5 ऑफ 2.28। आई थिंक ये डेटा गिवन होगा ना क्वेश्चन में, है ना दोनों। अच्छा तो ठीक है, सब यूज हो गया जो गिवन था, है ना। कई बार बहुत सारे डेटा रहते हैं यूज नहीं होता है, यहाँ पे सब यूज हो गया ना। हाँ जो भी गिवन है सब यूजफुल ही है। तो 0.995 माइनस 1 प्लस 5 2.28 0.989। सिंप्लीफाई कर लीजिए जी, सर एक 1 माइनस भी करना था उधर। हो गया ना, 1 माइनस कर दिया, तो वही तो लिखा है यहाँ पे। नहीं सर पहले ओ अच्छा वो ये मिस कर दिया मैंने, हाँ 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 अच्छा अच्छा, ये 1 माइनस मिस हो गया जी जी। तो ये चल रहा था ना 1 माइनस ऑल दिस, तो 1 माइनस ऑल दिस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस ये कैलकुलेशन, तो ये चल रहा है 1 माइनस ये पूरी कैलकुलेशन। तो कर लो इसको, ठीक है ना। 1 माइनस, अब बताओ सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर क्या आता है।
0.061. क्या है 0.0? 61. एक बार बाकी लोग चेक कर लीजिए, कुछ क्वेरी है पूछिए, जिन लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजन है पूछिए। डन, चलिए। तो अभी के लिए अब लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का। तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन इस पेपर में डिस्कस किए हैं ना, पिछले 4 क्लास से ही डिस्कस कर रहे हैं। सो इस पेपर का एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप कल पूछ सकते हैं या अभी भी पूछ सकते हैं, है ना, अभी तो टाइम है। सो इसमें क्या बोला हुआ है, कंसीडर द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये दे रखा है आपको। नोन पैरामीटर ऑफ सेलेनाई अनकोरिलेटेड विथ मीन जीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एफ अल्फा एम एन बी सच दैट। सो फिर से देखो, ये नोटेशन वही यूज कर रहा है। अगर मान लो एफ का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, सो एफ अल्फा, जस्ट मैं अल्फा लिखता हूँ अभी, तो इसका मतलब इनका क्या है, मोर देन अल्फा है। जो नोटेशन हम क्लास में यूज करते हैं, तो पेपर में जनरली वही नोटेशन यूज हुआ है। सो कुछ जगह अपोजिट भी यूज करते हैं। सो ये मतलब इनका यही है। तो अगर एफ अल्फा लिख रहे हैं एम एन, तो मतलब ये है, ठीक है। सो नाउ वाई इज द रैंडम वेरिएबल हैविंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ एम एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वाई वहाँ जो लिखा है ना, जो वाई नोटेशन यूज किया है, तो ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ ये है कि एफ एम एन रैंडम वेरिएबल है, मोर देन एम एन अल्फा लिखो या अल्फा पहले लिखो। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली अल्फा, ठीक है। ये नोटेशन जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब सपोज दैट आपको एच नॉट है, बीटा 1 बीटा 2 दोनों 0 है अगेंस्ट दिस, इन्वॉल्विंग कंप्यूटिंग एफ नॉट। आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक भी दे रखा है, ये एफ नॉट है 11 इंटू आर स्क्वायर अपन 1 माइनस आर स्क्वायर। रिजेक्शन रीजन भी दे रखा है, रिजेक्टिंग एच नॉट इफ द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एफ नॉट एक्सीड दिस। तो यहाँ भी रिजेक्शन रीजन जो है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एफ नॉट, है ना, मतलब एफ नॉट मोर देन एफ अल्फा 222। मतलब आपके लिए बहुत इजी कर रखा है कि बता रखा है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो F222 आएगा, और रिजेक्शन रीजन भी दे रखा है दिस मोर देन सी की वैल्यू बता रखी है, और आपको एक डेटा दिया है एट 2.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दो वैल्यू है, मे भी दोनों यूज हो सकता है, एक ही यूज हो सकता है, शायद एक ही यूज होगा यहाँ पे। तो नाउ पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट value of r square that would lead to rejection of h naught for alpha is 0.05। तो फुल्ली यही वाला यूज होगा, है ना, क्योंकि यहां पे कहने का मतलब क्या है, दैट इज, तो अगर मैं 5% पे लिखूं तो 11 r स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, दिस इज मोर देन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला है, तो ये वाला डेटा यूज होगा। सो है ना, 0.05 222, तो ये यूज होगा। सो ये 3.44 ये दे रखा है रिजेक्टिंग एच नॉट। अब आपसे पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि बताओ आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि आप एच नॉट को रिजेक्ट कर सको। तो यही तो रिजेक्शन रीजन है हमारा। तो इसमें कुछ लोग क्वेश्चन देख के डर जाएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना, आप इसको बस आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, जरा सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और बताओ क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, आर स्क्वायर मोर देन इक्वल टू समथिंग आएगा, क्या आएगा वो समथिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर एक साइड लाओ, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आता है। कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर को एक साइड ला के सिंप्लीफाई करके बताओ, आर स्क्वायर मोर देन इक्वल टू समथिंग आएगा। व्हाट इज दैट समथिंग? 0.24। 0.24। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, यही आपका आंसर है। तो आंसर इज 0.24, दैट इज आंसर। एक लाइन का, सो कुछ करना थोड़ी है। इसने कहा है कि आर स्क्वायर की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जो रिजेक्ट करेगा एच नॉट को, तो आर स्क्वायर मोर देन 0.2 तो मिनिमम, है ना, ये होगा। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस यहाँ इक्वलिटी भी लगा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू शुड बी 0.24। आंसर की देख लो, ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि सब कुछ गिवन था तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा क्रिटिकल रीजन यहाँ पे, ठीक है ना। सो इसके साथ हमने लास्ट 4 क्लास में गेट 2024 के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो कल की जो क्लास होगी गेट 2023 स्टैटिस्टिक्स का पेपर डिस्कशन होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 2024 के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, 2023 का भी सॉल्व कर लीजिए, और कल हम लोग 2023 का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे 24 का डिस्कस कर रहे थे। और जो डाउट होगा ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ डाउट भी कर सकते हो, क्योंकि 2023 का पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे चैनल पे भी सोल्यूशन अवेलेबल होगा जो पहले मैंने कराए होंगे, क्योंकि 24 का नहीं कराया था अभी तक ना, तो इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन कराया कि एटलीस्ट इसका सोल्यूशन बन गया, बच्चे ढूंढ रहे होते। बाकी 23, 22 ये सब ऑलरेडी पिछले साल के सोल्यूशन होंगे, यूट्यूब पे भी होगा, ऐप पे भी होगा, इस तरह से है, तो सोल्यूशन ऑलरेडी है। स्टिल आप सॉल्व कीजिए, और जैसे हमने 24 का डिस्कस किया वैसे 23, 22, 21 इस तरह से भी डिस्कस, क्योंकि एक महीने में पूरा पेपर हो जाएगा ये ऐसे भी, क्योंकि 4 दिन इसमें लगे हैं। मान लो 3-4 दिन 23 में लगेंगे, 3-4 दिन, तो कितने पेपर है? 6 पेपर है, 19 से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो 6 4 जा 24 डेज में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है जी, तो 2024 23 का सॉल्व करके आइए, कल उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे 2023 गेट स्टैटिस्टिक्स पेपर का। और आई होप 2024 में आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू। अभी डाउट का सर एक डाउट था सर, क्वेश्चन नंबर 36 में। इसी में, अच्छा यस सर। तो सर बस, हाँ सर एक सेकंड। 36 शिवा भाई फोन आया तो पूछिए। सर बस एक चीज पूछनी थी इसमें सर, जो सर क्रिटिकल पॉइंट 54 और 0 वाला है सर, उसमें सर जो आर टी माइनस एस स्क्वायर सर वो पॉजिटिव आ रहा है, और सर आर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो सर आर अगर नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, अगर पॉजिटिव होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो सर 0 है तो फिर क्या होगा? नहीं, 0 तो नहीं आने चाहिए। सर 0 आ रहा है। बाकी लोग सॉल्व किए किसी ने? लेकिन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज ऑफ दिस। यस सर, सर उसमें अच्छा। सब चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो सर बस एक ही पॉइंट पे चेक करिएगा, 54,0। ठीक है, तो यहां से देखते हैं 54 0 क्रिटिकल पॉइंट आया था लास्ट क्लास में। यस सर। 4 क्रिटिकल पॉइंट आए थे, 0 0 0 54 54 0 एंड 18 18। अच्छा, क्या बाकी लोगों का भी यही आया था? देख लीजिए। तो जिन लोगों ने सॉल्यूशन बना रखे हैं, सो नाउ, और जो लोग साफ सुथरा अगर ऑल 65 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो तो मुझे स्कैन करके भेज देना, है ना। तो बाकी बच्चों को उससे हेल्प हो जाएगा, तो मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा सो दैट दूसरों के लिए एक्सेसिबल होगा, है ना। या कई बार बच्चे पूछते रहते हैं ग्रुप में लिखा हुआ सॉल्यूशन है क्या, तो इस तरह से, क्योंकि इसमें जो मैंने लिखे हैं वो तो सेव तो हुआ नहीं है। ओके, तो हमें इस पे चेक करना है, क्या कह रहे हैं आप? तो आर क्या होता है? एफ एक्स, 54,0। इस पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स एक्स क्या आएगा? चलो यहाँ से पहले हमने एफ एक्स निकाल लेते हैं, मैं फिर से देख लेता हूँ। तो एफ एक्स जो होगा 108y माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ये है। एफ वाई जो आएगा 108x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एफ एक्स एक्स निकाल रहे हैं तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो माइनस 4y एफ वाई वाई कितना आएगा? तो यहाँ से आ गया, अच्छा यही ना, पहले एफ एक्स वाई कर देता हूँ।
Minus 4x minus 4y. ठीक है, एफ वाई वाई में -4x है ना, ठीक है यहाँ तक। नाउ जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमें चेक करना है $54.0 पे, तो जैसे हम ना इसको हम लोग RST लिखते हैं, तो R की वैल्यू आएगी Y 0 ही है तो ये 0 आ गई। ओके, S इसको रखेंगे Y को 0, X को 54, सो 108 माइनस 4 इंटू 54 है ना, तो ये 108 ही आएगा आई थिंक माइनस में, एंड T कितना आएगा -4 इंटू 54, ये है ना जी, कितना आ गया, सो ये आ गया। सो मुझे बताइए RT माइनस एस स्क्वायर क्या आया, एक मिनट, ये हाँ कितना आएगा, ये नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आया, ये डिसाइड करो, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ हुआ आपको, 0 माइनस -108 का स्क्वायर, सो -108 का स्क्वायर, और ये है नेगेटिव, और RT माइनस स्क्वायर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, यही है ना जी। यस तो हमें R0 कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर, वहां पर सर एस स्क्वायर करना भूल गए थे, सर हाँ डायरेक्टली एस कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाकी लोगों को भी एटलीस्ट कंफ्यूजन जो हुआ होगा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो RT माइनस स्क्वायर नेगेटिव है तो डायरेक्टली वो सैडल पॉइंट है, तो वो R को 0 कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ओके। अगर सर 0 सर होगा तो सर कुछ नहीं कह सकते उसमें। हाँ वैसा कुछ नहीं कह सकते, वैसा कोई रिजल्ट तो डायरेक्ट मुझे अभी तक पता नहीं है, तो वैसा डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते। ओके, ठीक है जी। और कोई डाउट है 2024 वाले पेपर में जिन्होंने ट्राई किया हो और कुछ कंफ्यूजन हुआ हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। डाउट क्लास अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो